नमस्कार दोस्तों। मोदी जी जब जाते हैं कहीं, तो कुछ ऐसा काम करके आते हैं कि कुछ बड़ा ही हो जाता है। मोदी जी पहुँच गए नागपुर में और बड़ी अटकलें थी कि आरएसएस की मोदी की लड़ाई चल रही है। वो आरएसएस मोदी जी को हटाना चाहता है। हमने भी वीडियो बना दिया कि भई पूरा मीडिया में आ रही चीज़ें। दूसरी बात ये हो गई कि मोदी जी नागपुर पहुँचे और उधर बांग्लादेश खाली हो गया। अब बांग्लादेश में खाली होने का नागपुर में मोदी जी के ट्रिप से क्या रिलेशन है, इसके ऊपर बात करेंगे। और मोदी जी ने वहां पर कुछ ऐसे कारनामे करे हैं नागपुर में कि जितना भी लिबरांडो मीडिया है वो उसके पास सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट करने के सिवाय कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जो मैसेजिंग मोदी जी देना चाहते थे, किसको? डीप स्टेट को। और ये सारी जो लॉबिस्ट हैं उनको बड़े खूबसूरती से उन्होंने वो काम भी कर दिया। बड़ी सरल भाषा में जैसे एक बच्चे को समझाया जाता है, रूलर हाथ में रख के टीचर ने कि भैया बाहर जो भी ये सारी चीजें हैं जल्दी से पढ़ो वरना ये पढ़ेगा हंटर। वो वाला काम हुआ है। अभी तो मोदी जी नागपुर पहुंचे हैं। उधर बांग्लादेश खाली होने की खबरें हमें सुनाई देनी शुरू हो गई, यानी कि वहां पर भी कुछ खेला होगा। और उनको भी पता लग गया, बांग्लादेशियों को भी, कि अगर आरएसएस मोदी इनके अंदर ये लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, ये तो दोनों सेम पेज के ऊपर हैं क्योंकि इनको एक लैंग्वेज आती है, सेम पेज एंड डिफरेंट पेज। यहां पर किताब भी एक है, पेज भी एक है और फॉर्मूला भी एक ही है। बांग्लादेशियों ने अपनी कंट्री को छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। वैसे तो सिटी भागे हैं, अब ये ऊपर भी जाएंगे। इनका वैसे भी थोड़ी देर के बाद हैप्पी मुहर्रम भी आने वाला है। चलिए अब आप बात करते हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है नागपुर में। मोदी जी की स्पीच, मोदी जी ने वहां पे जो कुछ किया है और जो एक बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी आरएसएस और मोदी जी के बीच में, ये आगे जाकर कौन सा रंग लाएगी। अब मोदी जी की बात हो दोबारा से, मंजरी जी की आरा ये प्रकट हो जाती है मोदी जी का नाम सुनकर। तो मंजरी जी, जय सिया राम। हम्म, देखिए क्या है। अभी मोदी जी ने भी कहा और अमित शाह जी ने भी कहा, स्वयं सेवक, ये दोनों स्वयं सेवक रहे और इस बात को इन्होंने बहुत प्रमुखता से मंचों पे कहना शुरू किया है, क्योंकि लोगों के पास जब कोई खबर नहीं होती ना तो मोदी और आरएसएस में लड़ाई लगा देते हैं। मोहन भागवत और मोदी में लड़ाई लगा देते हैं। ये सिर्फ सिर्फ पे छोड़ते रहते हैं। ये पेड एजेंडा, जिसको पैसा मिलता है वो ये काम करता है कि मोदी और आरएसएस में हो गई है और इसने कह दिया, ये कह दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, नहीं कहा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज का अच्छी तरीके से प्रचार अमित शाह जी भी कर रहे हैं और मोदी जी भी कर रहे हैं कि वो आरएसएस का प्रोडक्ट है, एलुमनाई है, वो आरएसएस से निकले हुए व्यक्ति हैं। और आरएसएस ने दो प्रधानमंत्री दिए हैं और दोनों बहुत सफल रहे हैं अपने समय में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी विश्व की सत्ताओं के बीच में संघर्ष को धारा दिशा दी थी, भारत की प्रगति की रूपरेखा रखी थी और इस चीज को फिर मोदी जी ने आगे बढ़ा करके यहाँ तक पहुंचाया। तो अभी जिस तरीके से भारत का विस्तार हो रहा है, वो सारी चीजें बताते हुए ये बात कही गई। तो डीप स्टेट के विरोध में जो वाजपेयी जी ने और मोदी जी ने संघर्ष शुरू किया है, उसकी तीन कड़ियां हैं, सब लोग जानते हैं। पहली, ऑयल, फार्मा और मतलब जो तेल है, पेट्रोलियम, और जो फार्मा यानी दवाएं, मेडिकल, जो पूरी फेटर्निटी है, और जो हथियार है। ये तीन प्रमुख इनके हथियार है जिनसे ये विश्व पे राज्य करते हैं। मोदी जी ने, आप देखिए, पिछले काफी समय से इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो दिस इज मोदी वर्सेस डीप। इसी चीज को उन्होंने माधव नेत्रालय के इनॉग्रेशन के साथ एड्रेस किया। पहली चीज, इलाज अगर महंगा होता है तो इलाज के महंगे होने के साथ व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। या तो आपको किसी अपने को खोना होता है या फिर आर्थिक तंगहाली होती है। और कई केसेस में गलत इलाज होता है, गलत प्रैक्टिस, मेडिकल मैल प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, वो होती है, जिसके कारण व्यक्ति ही नहीं परिवार पूरा झेल जाता है। तो उसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना निकाली। अब कई जो राज्य हैं उन्होंने इस योजना को नहीं लागू किया। अभी लेटली
मोदी जी ने जब दिल्ली जीती तब जो है दिल्ली में आयुष्मान योजना लगाई गई और उन्होंने योग का प्रचार किया। योग आयुष्य को बढ़ाता है, मतलब आपके जब आप योगासन आदि करते हैं तो शरीर अंदर से स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं पड़ते। बीमार नहीं पड़ने पर दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज उन्होंने वहां पर कही वो थी आयुर्वेद कि एक वो सभ्यता लाए, वो हमारी दिनचर्या हो जिससे स्वास्थ्य की स्थापना हो और हम आयुर्वेद की तरफ बढ़े कि वो दवाएं ले जो प्राकृतिक है rather than ये सिंथेटिक ड्रग्स की। इनको प्राकृतिक औषधियों की तरफ ले चलें जिससे हमारे साइड इफेक्ट होना बंद हो जाए। आप जानते हैं एक बुखार की दवा लेने पे किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। इनफैक्ट वो पूरे नर्वस सिस्टम को सप्रेस करता है। तो ऐसी दवाओं का जिनके इतने सारे साइड इफेक्ट है, वो एलोपैथी बहुत खुल करके प्रचार करती है और इसे मॉडर्न साइंस कहती है। जबकि गिलोय इसके कंपैरिजन में एक ऐसी मेडिसिन है जो शरीर को लेते रहिए तो धीरे धीरे जो एलिमेंट्स हैं शरीर के, ज्वर आयुर्वेद में बहुत सारे प्रकार के बताए गए। तो सभी प्रकार के ज्वर यानी बुखार को वो धीरे धीरे कम करता रहता है और आयुष देता है, लेकिन एक लंबे समय में देता है। तो गिलोय वर्सेस पैरासिटामोल की लड़ाई अब मोदी जी ने शुरू कर दी है, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की वो करके। हमने कोरोना के समय देखा था कि काढ़ा कितना फायदेमंद रहा और इसीलिए लॉकडाउन के साथ जो काढ़े की हमारी पद्धति थी जिसके कारण हम इस चीज को तुलसी के पत्ते की मदद से बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर। तो एक आपका खर्चा भी बचा, फिर जो आपका इलाज होगा उसको सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी और इस तरीके से फार्मा लॉबी के जगह मकर जाल से निकाला जा रहा है। मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस पे बहुत बढ़िया क्रैकडाउन हो रहा है। हैदराबाद में एक मित्र क्लिनिक था, वो मतलब सेक्स जेंडर चेंज का क्लिनिक था, यूएसएआईडी द्वारा फंडेड था। वो सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। काफी ऐसी रिसर्चेस चल रही हैं क्योंकि रिसर्च होने में टाइम लगता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आयुर्वेद को किस तरीके से बढ़ावा देना है और एड्स, कैंसर जैसे लाइलाज जो बीमारियां हैं उनके ऊपर इफेक्टिव कैसे होना है। काफी लोग कहते हैं कि मैरिजुआना, जिसको हम विजया कहते हैं संस्कृत में, ये आयुर्वेद का बेस था। इसको लेने से काफी गंभीर बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती हैं और इसकी लत भी नहीं पड़ती। लेकिन इसको नारकोटिक्स की कैटेगरी में डाल करके, बैन ड्रग्स की कैटेगरी में डाल करके पूरे आयुर्वेद को निशाना बनाया गया। विजया बेस होता है आयुर्वेद का, उसकी जगह जब हमने अल्कोहल यूज करना शुरू किया तो जो दवाएं थी उनका इफेक्टिवनेस कम हो गया। अब जो रिसर्चेस चल रही हैं, समय लगेगा लेकिन आएगा कि पूर्व अपने जो समय था, पूर्व जो उनका सौंदर्य था, उसी पर आयुर्वेद लेके आएंगे। जिस तरीके से पहले दवाएं बनती थी, दवा बन करके और लोगों को मिलेगी। और वैद्यों की जो पद्धति थी जिसमें नाड़ी देख करके, इतने सारे टेस्ट होते हैं उसमें भी बहुत पैसे लगते हैं, तो नाड़ी देख करके रोग का पता लगा करके उसको ठीक किया जाता है और जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उनको लाइफस्टाइल चेंज करके खत्म किया जा सके। तो एक उन्होंने माधव नेत्रालय से ये मैसेज दिया। दूसरा वो वहां पर गए सोलर डिफेंस उस पे म्यूनिशन टेस्ट फैसिलिटी पे। तो वहां पर जो है उन्होंने जो दूसरा संदेश था कि अब जो हथियार है जिसके ऊपर डीप स्टेट बहुत शासन करता था और भारत एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर था, हमारे यहाँ इस तरीके का था जो डिफेंस फैक्ट्रीज थी वहां पर भी करप्शन बहुत था और हम छोटी से छोटी चीज इम्पोर्ट करने पर ध्यान रखते थे, अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं करते थे। तो अब उस पूरी चीज को हम जानते हैं कि मोदी जी ने पूरा बदल दिया है। हर बड़ी से छोटी चीज, एक चिप से लेकर के एक रफाल तक, आपको जो है सब भारत में मैन्युफैक्चर होगा। अभी इंसास के ऊपर काम करने वाली, ऑब्सोलीट इंसास के ऊपर काम करने वाली भारतीय सेना को AK-203 मिली। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है।
ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आई, पिनाका जैसा अस्त्र आया हमारे पास। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को काउंटर करना शुरू किया है कि जो आर्म्स लॉबी थी डीप स्टेट की, उसको काउंटर करना शुरू किया है। सबको जानने वाली बात ये है कि फ्रांस को भी हमने पिनाका भेज दिया। तो केवल हम ले नहीं रहे हैं, हम उनको दे भी रहे हैं। अब तीसरी चीज़ आते हैं जो जिसका यहाँ पर ज़िक्र ऑयल नहीं हो, वो ऑयल है। ऑयल को हम देख रहे हैं कि हम यूएस से भी ले रहे हैं, हम वेनेजुएला से भी ले रहे हैं, हम ईरान से भी ले रहे हैं, हम रशिया से भी ले रहे हैं, हम नॉर्थ पोल में भी माइन कर रहे हैं। मतलब दुनिया में जहाँ से ऑयल मिल सकता है हम ले रहे हैं। फिर केजी बेसिन से भी निकाल रहे हैं, इंडियन ओशन से भी निकाल रहे हैं, बरेली में मिल गया है और असम में भी मिल रहा है। तो सब जगह जहाँ-जहाँ अंडमान में भी है, सब जगह पर ऑयल को हम मैनेज कर रहे हैं और रिफाइन करके बेच रहे हैं। अभी तक भारत का मेजर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता था, उसका कारण ये पेट्रोलियम ऑयल था। अब जो है जिस तरीके से भारत फंक्शन कर रहा है, एक रिन्यूएबल एनर्जी कि आप जो है सोलर पैनल लगाइए, विंड एनर्जी लगाइए, ये सब लगाइए, ऑयल के ऊपर आपकी डिपेंडेंस कम हो। लोग ईवी की व्हीकल को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन देखिए शुरू में जो मॉडल आते हैं, हाँ, उनकी बैटरीज़ डिस्पोज़ करने में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे-जैसे इस चीज़ में तरक्की होती जाएगी, आप देखिएगा प्योरली बायोडिग्रेडेबल ईवी बैटरीज़ बनने लग जाएँगी। इनिशियल आपको थोड़ा-सा सेटबैक लेना पड़ता है, पहली बार में सुपीरियर प्रोडक्ट आ जाएगा ऐसा नहीं है, इसलिए उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। फिर बायोफ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंस कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम रिफाइन करके एक्सपोर्ट करने पर ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव कर लें। इसकी पूरी तैयारी मोदी सरकार कर रही है। तो ये 3 चीज़ों में आप जैसे-जैसे सशक्त होते जाते हैं, आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ती जाती है, आप स्वतंत्र होते जाते हैं, डीप स्टेट का कब्ज़ा आपके ऊपर खत्म होता जाता है। तो बेसिकली उन्होंने इन 3 चीज़ों के ऊपर 2 चीज़ों के ऊपर बोला और एक के ऊपर कहा, दूसरी जगह जाकर के अपने एक्शन से एक्सप्रेस किया, थर्ड थिंग वाज़ साइलेंस। पर जो मेन एक्सप्रेशन दिया कि आरएसएस इज़ मदर, वो एक ऐसी संस्था है जो संस्कारों को उत्पन्न करती है और इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो पूरे देश को संस्कारित करने वाली ये संस्था है और इतना मतलब माता के समान है क्योंकि संस्कार तो माता देती है। तो माता के समान जो संस्था है उससे ये लोग लड़ाई लगा रहे थे। तो बहुत सारे पत्रकार जो सुबह-शाम मोदी और आरएसएस को बोलते थे, उनको हाँ, वो अब आप देखिएगा कि नहीं एकता के 1 और 1 11 की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मोदी जी ने नागपुर से जो संदेश दिया है, तो अब वो गले एक बार मोदी-योगी में झगड़े की अटकलें लगाई थी, तो उन्होंने एक कॉरिडोर में योगी जी के साथ वॉक किया, योगी जी के कंधे पे हाथ रखा, वो अटकलें उसके बाद खत्म हो गई। अब ये जो आरएसएस और वर्सेस मोदी की अटकलें लगाई जा रही थी, वो अब उनका शमन हो गया, कोई मिथ्या प्रचार नहीं कर पाएगा। तीसरी जो चीज़ उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कही कि उन्होंने चैत्र नवरात्रि, उगादी इन सब की बात की कि हिंदू नववर्ष का आरंभ हुआ, नवरात्र का आरंभ हुआ और रामनवमी हम किस तरीके से मनाएँगे। तो ये हो गया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ये भारतीय धरोहर है। जहाँ पर हम अपने आप को पूजा अभ्यर्थना से ईश्वर को प्रसन्न करके अपने व्यवहार को शुद्ध करके स्वयं को सुधार करके अपने नव वर्ष का आरंभ करते हैं। तो वो सारी चीजें मोदी जी ने आरएसएस के मंच से बोली। अब आते हैं जो बात आपने ढाका में ढाका को या बांग्लादेश को ये कहिए यूएस ने थाली में परोस के मोदी जी को दे दिया। तो मोदी जी को लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको वो नेचुरल ही था, बस एक उन्होंने कह दिया जैसे हम लोग कहते नहीं है कि वो घर देख रहे हो अच्छा है, हाँ, तो लो तुमको गिफ्ट किया, वो उस तरीके की बात थी। तो मोदी जी अब क्या है, सबको बाय एलिमिनेशन मेथड जब हम देखते हैं, शेख हसीना वहाँ पर है नहीं, तो उनका बहुत ज़्यादा कुछ चलेगा नहीं, उनकी पार्टी और काडर के ऊपर बहुत अटैक हुए हैं।
खालिदा जिया उनका कोई वो कंट्रोल नहीं है, उनकी पार्टी भी लगभग फिनिश मान लो। यूनुस पैराड्रॉप लीडर हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जो इनके साथ वो आंदोलन करते आए थे वो यूनुस के खिलाफ ही आंदोलनजीवी वो सारे धरने पे बैठ गए हैं, ठीक है? अब धरने करने के पैसे मिलते हैं तो पहले शेख हसीना के खिलाफ किया, अब यूनुस के खिलाफ करेंगे, फिर कोई और आ जाएगा उसके खिलाफ करेंगे। हमको तो धरना देने से मतलब है, आंदोलन नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे बेसिक। तो इस आंदोलन में अराजकता फैलाने के लिए, आपको मालूम है डीप स्टेट कैसे आंदोलन से अराजकता फैलाता है, बहुत सारे लोगों को बुला लिया गया था, जगह भर गई थी और मतलब अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। फिर क्या हुआ, यूनुस के हाथ से सत्ता निकल गई। जब जो छात्र थे उन्होंने यूनुस के खिलाफ आंदोलन किया, वो चाइना गए और चाइना में उनकी अच्छी से पूजा अभ्यर्थना हुई, लाल जूते गोली खा के वापस आए और कठपुतली बन करके वहां पर बैठ गए। तो अब के सत्ता किसके हाथ में गई, अकेली ऑर्गेनाइज जो चीज बची है वो है वहां की आर्मी। तो आर्मी चीफ के हाथ में आई गई सत्ता परोक्ष रूप से। अब उसको खाली कराना, उसको सारी व्यवस्थाएं का करनी है, तो क्या करेगा, उन पे क्रैक डाउन करेगा। वो जिहादी जो यूनुस ने छोड़े थे, वो मौलाना जो यूनुस ने छोड़े थे, वो जो इस्लामाइजेशन अभी इस्लामीकरण बांग्लादेश का हुआ, तो आर्मी जब उसको पकड़ने जाएगी तो वो भागेंगे। अब ऐसे भाग जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो उन्होंने कहा भैया हम ईद मनाने जा रहे हैं, और ढाका खाली होगी। अब ये जहाँ-जहाँ ईद मनाने गए हैं, आर्मी चीफ उनको ईदी देने वहाँ-वहाँ जाएँगे। फिर अच्छे से जब ईदी मिलेगी तो बांग्लादेश कंट्रोल में आएगा। फिर उसका जो है दूसरी तरीके से इलाज शुरू होगा। जैसे हम अब एक पॉलिसी थी, मार आ गए दिमाग क्रिटिसाइज़ करके, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। भाई साहब, पहले जो कंप्यूटर दिया, फिर धरती गोल है पढ़ाई, फिर वहाँ पे साइंस पढ़ाई, अब भगवत गीता और महाभारत पढ़ा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या लोगे, पहले दिन थोड़े तुम्हें वेद पाठ कराने लगेंगे, ठीक है? अब यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना धीरे धीरे होगी, लेकिन बांग्लादेश में भी होगी। और जब बांग्लादेश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में थोड़ा आगे निकल जाएगा, तो जो पासपोर्ट की व्यवस्था है या जो परमिट की व्यवस्था है वो समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है? तो चलेगा तो वही सफल पॉलिसी, एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, ठीक? तो इस तरीके से ढाका के ऊपर वर्चस्व हो गया। अब ढाका से निकलते हैं, फिर अब म्यांमार और थाईलैंड की तरफ आते हैं। म्यांमार और थाईलैंड में अभी बहुत बड़ी विभीषिका आई। इससे पहले आपने देखा होगा कि ये तूफान जब कोलकाता में आया था और काफी बड़ा तूफान तमिलनाडु में आया था, तो मोदी जी सर्वे करने गए थे। लेकिन जब तुर्की में आया था तो सामान भेज दिया था, सर्वे करने नहीं गए। मालदीव आया, सामान भेज दिया, सर्वे करने नहीं गए। श्रीलंका में जब वो दिक्कत आई, सामान भेज दिया, सर्वे करने नहीं गए। तो भाई साहब समझिए थाईलैंड क्यों जा रहे हैं? इंडो पैसिफिक एक शब्द है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये एरिया जो जिसको पैसे देके साउथ चाइना सी बुलवाते थे, उसको भारत को से मतलब ज्यूरिडिक्शन में आ गया है, या भारत का एक्सटेंडेड भारत, बृहत भारत कहना चाहिए, उसका पार्ट हो गया है। या आप कह लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप की स्थापना हो रही है, उसका थाईलैंड विजिट मोदी जी ने प्लान कर लिया है। वहां जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं देखेंगे और फिर लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम है वो किया जाएगा। जानने वाली बात यह है, विभीषिका ज्यादा बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि वहां पे चीनी बिल्डिंग थी, जिनमें चीनी स्टील लगा था, चीनी टेक्नोलॉजी लगी थी, चीनियों ने बनाया था और वो चीनी की तरह गिर गए। ओके, तो वो सब की स्थापना भारतीय तरीके से प्रॉपर्ली कराने के लिए मोदी जी इस समय अ, थाईलैंड की विजिट पे जा रहे हैं। नेपाल पे भी आ जाते हैं, क्योंकि जब भारत के पड़ोस देख रहे हैं तो देखिए, भूटान को लोग भूल जाते हैं, लेकिन भूटान बहुत इम्पोर्टेंट है। भूटान एक अच्छा समझा हुआ प्रदेश है, जो कि राजसत्ता में है, मोनार्की में है, और उसका कार्बन फुटप्रिंट नेगेटिव है, अच्छा डेवलप्ड एरिया है। और उसके उसके भी कुछ संबंध प्रगाढ़ हुए हैं भारत के साथ अभी, भूटान नरेश की विजिट के साथ। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, कम्युनिस्ट पीछे होंगे, क्योंकि चाइना जब खुद ही अपने आप को नहीं संभाला,
तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को तो क्या संभालेगा, उसको हम ही संभाल करके नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। फिर घूम के आते हैं इधर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। वहां पर सुंदर तरीके से चाइनीज की अभी क्या कहना चाहिए, उनका भी स्वागत सत्कार होगा। वो सोच रहा है पाकिस्तानी आर्मी, हम लड़के क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है उसको हम दे देते हैं रीन। आप बलूचिस्तानी दोनों को मारेंगे, पीएलए को भी और पीए को भी, ठीक है। पाकिस्तान का क्या एटीट्यूड है, जिससे मिले फ्री में मिलना चाहिए, चाहे यूएस दे दे, चाहे चीन दे दे, चाहे अफगानिस्तान दे दे, चाहे सऊदी अरेबिया दे दे, चाहे भारत, हमको तो फ्री से मतलब है। तो इस समय जितने भी चाइनीज कॉल सेंटर वगैरह जिस पे भी अटैक करके जो कुछ पा रहे हैं वो लूट ले जा रहे हैं। तो अगर पीएलए अपने सोल्जर्स भेजती है बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में, तो फिर से होली होगी, फिर से दिवाली होगी और उनकी भी हकीकत सामने आ जाएगी। तो जहाँ भी कह लीजिए वहां पर भी यही हो रहा है, हमने भारत से लोगों करके गलती की, अगर मोदी होते तो हमारे पास भी रोटी होती और ये होता वो होता। लोग कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी आर्मी विरोध करेगी, ये पाकिस्तान के लोग इसे स्वीकार करेंगे। अरे पाकिस्तान के लोग तो कब से मोदी मांग रहे हैं कि हमारे पास भी मोदी जैसा होता तो हम भी राज करते, ये वो। तो मोदी की पॉपुलैरिटी इस समय वर्ल्ड ओवर है और भारत के पड़ोस में बढ़ती जा रही है और भारत की मांग भी बढ़ती जा रही है, चाहे कुवैत यूपीआई लेके जाए, चाहे या मॉरिशस कतर। तो अच्छा ये बंदना मोदी जी, है। आपने जैसे कई चीजें बताई इसमें, पहली बात हमने शुरू किया था कि मोदी गए आरएसएस के ऑफिस पे, वहां पर भागवत जी के साथ स्टेज पर बैठकर हमने वो जो एक मीडिया में बताया जाता था कि तनखी है, भागवत जी मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, मोदी जी भागवत जी की एंकड़ी को निकालना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक पेज के ऊपर हमने दिखा कि हर एक चीज जैसा होना चाहिए वैसा हो भी रहा है। और ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि जैसे ही मोदी जी नागपुर पहुंचे हैं, उधर बांग्लादेश खाली हो गया, इधर पाकिस्तान की आर्मी ने कंट्री ही खाली कर दी कि हम तो जा रहे हैं अपनी गडरिया बांध कर कहीं और। पीएलए को बोल दिया कि भाई आप कंट्री को टेक ओवर कर लीजिए। देखिए कोइंसिडेंस भी, देखिए कितना कोइंसिडेंस है। बांग्लादेश खाली हो गया, उधर म्यांमार के जो मुसलमान एरिया थे जहां से रोहिंग्या पकड़ पकड़ कर भाग रहे हैं, वहां पर कहर मच गया, वहां पर अर्थक्वेक आ गया, पाकिस्तान की आर्मी भाग गई। भाई एक विजिट, मुझे लगता है मोदी जी को रेगुलरली आरएसएस के ऑफिस पे विजिट कर ही लेना चाहिए। अगर एक विजिट से ये कुछ हो सकता है, अगर बार बार जाएगी तो क्या होगा। तो होगा ईद के मौके पर ये गजल काफी फेमस और काफी बज रही होगी। हाँ, मोदी जी को देखिए, आपने राम मंदिर के उस पे देखा होगा कि मोहन भागवत जी थे, उनके साथ पूजा में थे और एक साथ बैठे थे। शिलान्यास के समय भी देखा, प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखा। हर जब ऐसा कोई काम करते हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर में भी मोहन भागवत जी मोदी जी के साथ थे। योगी जी उनके साथ रहे जब भी कोई भी ऐसा यूपी में गए वहां पर, और हमेशा योगी जी विनम्रता के साथ सुंदरता के साथ बोलते हैं कि मोदी जी की डायरेक्शन में ये सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये लोग गणमान्य महापुरुष ना हो करके वो छोटे छोटे बच्चों की तरीके से हैं कि हम एक खबर छाप देंगे कि मोदी जी और भागवत जी में लड़ाई हो गई और वो दोनों लड़ पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। मोदी जी खुद एक स्वयं सेवक रहे हैं और नागपुर में जो हमें देखने को मिला है वो स्वयं सेवक मोदी देखने को मिला है। तो उस चीज को आप नकार नहीं सकते। मोदी जी वो विनम्र व्यक्ति हैं कि एक बार जब बीजेपी की कार्यकारिणी की में सब लोगों का वो लिया जा रहा था लेखा जोखा कि किसने किस सांसद ने क्या काम किया है, और हम सबको मालूम है वाराणसी से मोदी जी सांसद हैं। तो उन्होंने जाकर के विनम्रता पूर्वक अपने क्षेत्र में किए गए कार्य का लेखा जोखा दिया है। वो अपने आप को सेवक मानते हैं, वो अपने आप को राजा नहीं मानते। तो वो आज भी स्वयं सेवक है और मोहन भागवत जी को स्वयं सेवक का स्वयं सेवकों का प्रमुख मानते हैं और उनकी आराम से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो
कितने विनम्र व्यक्ति हैं कि वो किसी दिए गए निर्देश का पालन करने में अक्षरशः वो करेंगे। अब कुछ लोगों की दुकान ये छाप के चलती है, सुबह बैठ कर के जो है बड़ी धीर गंभीर मुद्रा में लोग बोलते हैं कि मोदी जी और भागवत जी में ये चल रहा है। अरे आपको चाणक्य नीति उठा के देख लो, एक समय चाणक्य ने ही प्रस्तावित कराया था कि चंद्रगुप्त और चाणक्य में लड़ाई हो गई है और बहुत सारे लोग इस जाल में फंस करके एक्सपोज हो गए थे, जो अदरवाइज एक्सपोज नहीं होते। तो अब बहुत सारे तर्कश हैं इनके तीर में, बहुत सारे तीर हैं इनके तर्कश में। लोगों के बस की बात नहीं है कि वो मोदी को समझ लें और मोदी को प्रिडिक्ट कर दें। जी। मंजू जी, अब आपने प्रोडिक्शन की बात कर ही दी है, तो कई लोगों का गुस्सा भी है मोदी जी के साथ कि एक तरफ तो आप आरएसएस के ऑफिस में जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक काम और भी कर रहे हैं कि ये सौगात मोदी आपने बांटनी शुरू कर दी। कभी आपने होली दिवाली पे तो दिया नहीं। तो आप में और कांग्रेस में फर्क क्या है? एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तो फिर ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो कांग्रेस और ये टोटी चोर और ये बाकी करते हैं, आप में उनमें फर्क क्या है? दिवाली पे कभी गिफ्ट हैम्पर दिया आपने? यहाँ पे आपने मोटे मोटे गिफ्ट हैम्पर देने शुरू कर दिए। लेकिन दिवाली और होली पे दिए जाने वाले गिफ्ट की कभी चर्चा नहीं होती। कांग्रेस देती नहीं थी और बीजेपी देती है, ये बताना नहीं है। और मोदी ने सौगात दी है। भाई मोदी ने क्या सौगात दी है? आपने शांति व्यवस्था बनाए रखी, सबको मालूम है। का 10 साल हो गए, 11 साल, 11वां साल चल रहा है। भारत में आग लगाने की अनेकानेक कोशिशें की जा रही हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को साथ दिया जा रहा है। एक पर्टिकुलर कौम को अपराधी बना इसलिए दिया गया कि वक्त आने पर इनका इस्तेमाल करके भारत में आग लगाई जा सके। ऐसे में उस कौम ने देखा भैया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बैन बजी पड़ी है, आग बंद कर ले। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बैन बजी पड़ी है, आग बंद कर ले। वो देश जो भारत के टुकड़े करके बनाए गए थे, वो वापस भारत में विलय होने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे लोग चुपचाप शांत बैठ गए। अब आपके आपका फर्ज क्या बनता है? आप उनको सौगात दे करके, जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको कोई गिफ्ट दिया जाता है, एप्रिसिएशन दिया जाता है। और ये एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजिकल नुस्खा है। मोदी जी इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग के आपको दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे। इसलिए अगर मोदी सौगात भेज रहे हैं उसका स्वागत कीजिए। वो सर पे जाली टोपी लगा के, गले में गमछा डाल के नमाज पढ़ने, इफ्तारी करने नहीं जाते। एक सौगात देते हैं जो औपचारिक रूप से आवश्यक है। जिनको राजनीति, जो अपना इलेक्शन नहीं निकाल सकते, बाकी तो छोड़िए, जो पर्चा भरने भी नहीं जाएंगे, अपनी बीवी का वोट भी नहीं जाने मिलेगा उनको, वो मोदी पे ना कमेंट करे तो जो प्रसन्नता होगी। नहीं, आपने बात बहुत बोली है, इसलिए इसको टच करना जरूरी भी था। बिकॉज मैं देखता हूँ कि जो सनातनी है, जो हिंदू है इस देश का, उनके कमेंट्स आते हैं कि मोदी जी अभी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पे लगे हैं। उनको लगता है कि हिंदू तो हमारे साथ ही है, मुसलमान भी अगर साथ में हो जाएंगे तो सौगात भेज ही दीजिए, लेकिन दिवाली पर वो सौगात नहीं भेजेंगे। चलिए, आपने उसका भी आंसर दे दिया कि भाई उनको साथ में करना या लगाना जरूरी था, मान लिया। अगर उनको साथ में आपने थपथपी देनी थी कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने आग नहीं लगाई देश में, यही अच्छा काम किया है कि अभी तक आपने आग नहीं लगाई है, ये लीजिए सौगात। हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था मैडम? हिंदुओं ने कौन सी आग लगा दी या जिसके कारण हमें दिवाली पे कोई गिफ्ट हैम्पर मिलता नहीं है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कौन सा गिफ्ट हैम्पर की बात कर रही है कि दिया है लेकिन दिखता नहीं है? अगर नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? आपको पहले ताजमहल देते थे, अब गीता जी दी जाती हैं। आपको ये नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? अभी पहले 1 अप्रैल 2025 लिखी जाती है कि आप क्या लिखी जाएगी? चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया 2085, विक्रम संवत 2085। अगर ये आपको नहीं दिखता तिथि, आपके कॉलेजेस में जो है ज्योतिष आदि की शिक्षाएं प्रारंभ हो गई, फेविज्म जैसे कोर्सेज आ गए, आपको नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? वो जो बोल रहे हैं काढ़े, योग, आयुर्वेद,
भारतीय संस्कृति, ये सब चीजें, वेद विद्यालय धीरे धीरे आपको नहीं दिख रहा, ये सौगातें हैं। हिंदू को पैसा देना, आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको फ्री में राशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 80% हिंदू है तो 80% को तो मिल रहा है ना। और देखिए, सौगातें मोदी हर एक को तो नहीं मिली है, कुछ कुछ लोगों को ही मिली है कि हर मुसलमान के घर में पहुंच गया, ऐसा तो नहीं है। तो उसी तरीके से दिवाली पे भी गिफ्ट दिए जाते हैं, हर हिंदू को मिल जाए ऐसा तो संभव नहीं है, कुछ लोगों को ही मिलेंगे। तो शांति से सोचना चाहिए। यूरोप में आप देख रहे हैं, जर्मनी में जो है सनातन पद्धति से ग्रह शांति पूजा हो रही है हर जगह। तो जो आपकी संस्कृति यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका सब जगह जा रही है, जो आपसे देश अलग किए गए थे, आपको अखंड भारत सपना मुसलमानों को थोड़े था, आपके लिए जो है सारी चीजें तैयार करके आपको दी जा रही हैं, तो वो आप अगर आप उसको सौगात नहीं मानते तो गलतियां दी तो जा रही है। अब आप चलिए जी, देखिए, वक्त के ऊपर जो एक्ट है, जो यूसीसी है, वो आपके लिए सौगात नहीं है। 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, प्रसाद योजना में मोदी हर जगह मंदिर बना रहे हैं। ये सौगात आप कहिए कि कृष्ण को दी जा रही है तो मैं मान लूंगी क्या? आप एक समय रामायण एक्सप्रेस चलाई थी, वो बात अलग है, उसकी बुकिंग नहीं हम लोगों ने नहीं कराई तो मत करनी पड़ी। अदरवाइज रामायण एक्सप्रेस और ये तीर्थ यात्री योजना, ये सारी चीजें प्रसाद स्कीम में, ये हिंदुओं के लिए तो जो है आपने फायदा नहीं लिया। आपको नहीं जानने का शौक है कि मोदी ने हमारे लिए क्या किया है। तो इसकी इसकी वो गलती मोदी जी की तो नहीं है। अभी दूर दराज के जो थोड़े मंदिर खंडहर बने पड़े हुए थे, उनका जीर्णोद्धार मोदी करा रहे हैं। ये नहीं करा रहे भाई साहब, स्वीकार कीजिए, जानकारी रखिए और उसके बाद वहां जा करके वो प्रणाम करके आइए ईश्वर को, तो वो सारी चीजें आपकी ठीक होंगी। आपको पुजारी को 50 रुपए देने में तो 1 रुपए का सिक्का आप आज भी पुजारी को देना चाहते हैं। 50 साल पहले 1 रुपए की कीमत थी, आज तो नहीं है। और आप चाहते हैं कि जो है मंदिर एकदम चकाचक हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो चीजें हमको अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी, इसके लिए इसमें मोदी नहीं कर सकते हैं। सबके ढीले पेच कस के एक एक को पकड़ पकड़ के बुला के उसके दिमाग के पेच कसे संभव नहीं है मोदी जी के लिए। चलिए, जिनके पेच कसने थे उनके तो कसे जा रहे हैं। हमारे हिंदुओं के भी जो है, थोड़ी सा लगता है कि आपकी बात सुनने के बाद कि इनके भी जो पेज हैं वो कसने की जरूरत है। उनके कस दिए तो इनके तो कसी जाएगी, जो कसवाने के लिए तैयार ही रहते हैं। कांग्रेस ने भी अच्छी तरह से कसे हुए थे तो ठीक थे। अब मोदी ने थोड़ी सी ढील दे दी है तो ज्यादा बोलना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा टाइट करने का टाइम आ गया। मुझे लगता है कि जैसे सौगाते मोदी उधर गई है, थोड़ी सी यहाँ पर भी दिवाली के टाइम पर अगर सौगाते मोदी इधर भी आ जाती तो शायद स्क्रू टाइट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू कुछ लेने बिना टाइट होता नहीं है, हम भी क्या करें। लेकिन मंजरी जी, लेकिन जो आज मैं आरएसएस के कार्यकल का, हाँ सॉरी, भरने वाले नहीं है। एक गणमान्य महिला पत्रकार के बारे में बता रही हूँ। तुलसी गाबार्ड का इंटरव्यू ले रही थी। तुलसी गाबार्ड ने कहा इंडो पैसिफिक, वो बोल रही थी एशिया पैसिफिक। ठीक है, वो भारतीय पत्रकार थी, एक बड़ी एजेंसी की अध्यक्ष हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पत्रकार नहीं सुधरेंगे। अगर अगर मोदी सौगाते दिवाली दे भी देंगे, दिवाली की भेंट या दिवाली की शुभकामनाएं, वो छापेंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा, फिर वही चक्कर चलता रहेगा। तो कुछ लोग बिरादरियों का सुधरना अभी उसमें बाकी समय है। इसलिए अगर हम मोदी जी को ट्विटर पे फॉलो करना शुरू कर दें और वो जो जो भाषण देते हैं उनको सुनना शुरू कर दें, उनके मन की बात सुनना शुरू कर दें, तो ये जो गैप है, भाई वो अपनी तरफ से सारे संदेश वो दे रहे हैं। अगर हम नहीं सुन रहे तो ये गलती हमारी है। तो अगर हम उनको फॉलो करके उनको सुनना शुरू कर दें तो ये गैप खत्म। पॉइंट नोटेड एंड पॉइंट टेकन। थैंक यू मंजरी जी। आज जो आपने बांग्लादेश खाली करवा दिया, आरएसएस बीजेपी की लड़ाई जो थी नहीं, करवा दी गई थी, वो खत्म करवा दी। और मोदी जी ने जो अपना हक है वो एशिया के ऊपर, यानी कि पहले तो कंट्री के ऊपर, और उसके साथ साथ जो बाकी की कंट्रीज है वहां पर अपने पर को फैलाना शुरू कर दिया। यानी कि एक्सपेंडिंग बाउंड्रीज जो आप बार बार बोलती हैं, ये होकर रहेगा मोदी जी के टेन्योर पर। भारत की बाउंड्रीज वो फिजिकली भी इंक्रीज होंगी, इमोशनली
और मेंटली तो वो ऑलरेडी हो ही चुकी हैं। अब फिजिकली होनी बाकी है, वह भी होकर रहेगा। बाकी आरएसएस की मीटिंग मोदी जी की, मुझे लगता है कि आरएसएस के ऑफिस में जाकर बार-बार मीटिंग होती रहेगी और ये कंट्रीज में कई एरियाज खाली भी होते रहेंगे। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी भाग खड़ी हुई है। थैंक यू मजरी जी, थैंक यू, जय सिया राम।